प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्मिथ पटेल आज फिर आप लोगों के समक्ष ज्ञान का पिटारा लेकर हाजिर हूँ। ज्ञान के इस पिटारे में आज मैं आप लोगों के लिए जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति लेकर आया हूँ। तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं तथा क्रांति की पृष्ठभूमि एवं क्रांति को समझते हैं। फिर हम क्रांति के कारणों एवं फ्रांस एवं यूरोप पर इसके प्रभावों को देखेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वियना कांग्रेस 1815 के द्वारा फ्रांस में ब्रूबो राजवंश की स्थापना हुई तथा लुई 18वां फ्रांस का शासक बना। वह एक उदारवादी शासक था जो फ्रांस की जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया, किंतु 1824 में उसकी मृत्यु के पश्चात चार्ल्स दसम फ्रांस का नया शासक बना। वह एक स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासक था जो किसी भी परिस्थिति में संवैधानिक राजा के रूप में शासन करने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। उसने कुलीनों एवं पादरियों को विशेष अधिकार दिए तथा चर्च को शक्ति प्रदान की। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। अपने शासन काल में उसने संवैधानिक लोकतंत्र की राह में अनेक गतिरोध उत्पन्न किए। फलतः चार्ल्स का विरोध बढ़ने लगा, किंतु चार्ल्स ने इन विरोधों की परवाह नहीं की तथा 1830 में पोलिगनेक नामक एक प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पोलिगनेक ने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता में परिवर्तन करने का प्रयास किया। उसके इस कार्य को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दसम ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी कर प्रतिनिधि सभा को ही भंग कर दिया। इसके अलावे उसने प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, मतदान के अधिकार को संकुचित कर दिया तथा नए चुनाव कराने की घोषणा कर दिया। मतदान के अधिकार को संकुचित करके कुलीनों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि मतदान का अधिकार मुख्यतः कुलीनों को प्राप्त था। ऐसी स्थिति में चुनाव होने पर राजा के चहेते लोग ही प्रतिनिधि सदन में चुनकर आते। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और 26 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। 27 से 29 जुलाई तक जनता और राजशाही में संघर्ष होता रहा। अनेक सैनिक मारे गए तथा बहुत से सैनिक क्रांतिकारियों से मिल गए। ये 3 दिन फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली 3 दिन माने जाते हैं। जनता ने पेरिस पर अधिकार कर लिया, राजा की पराजय हुई तथा 31 जुलाई को चार्ल्स दसम राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया। इस प्रकार फ्रांस में ब्रूबो वंश के शासन का अंत हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति कहते हैं। अब हम लोग जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति के कारणों को समझेंगे। नंबर 1, नए शासक चार्ल्स दसम की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता। नंबर 2, कुलीनों एवं पादरियों को विशेष अधिकार प्रदान करना। नंबर 3, फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाना तथा लोकतंत्र की राह में गतिरोध उत्पन्न करना। नंबर 4, प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करना। नंबर 5, पोलिगनेक द्वारा लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता में परिवर्तन का प्रयास करना। नंबर 6, चार्ल्स दसम द्वारा 4 अध्यादेश जारी कर उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास करना। आइए अब हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति के प्रभावों को देखें। इसे हम 2 भागों में बांटेंगे, फ्रांस पर प्रभाव तथा यूरोप पर प्रभाव। पहले हम लोग इसका फ्रांस पर प्रभाव देखेंगे। नंबर 1,
फ्रांस से ब्रूबो वंश के शासन का अंत हो गया। नंबर 2, फ्रांस में आर्लेएंस वंश के शासन की शुरुआत हुई तथा लुई फिलिप शासक बना। नंबर 3, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। नंबर 4, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीतियों की पराजय हुई क्योंकि वियना कांग्रेस 1815 के द्वारा उसने पूरा प्रयास किया था कि गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना का विकास न हो सके। नंबर 5, इस क्रांति ने फ्रांस के महान क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित किया। नंबर 6, इस क्रांति ने फ्रांस के लोगों में राष्ट्रीयता एवं एकता की भावना का विकास किया। अब हम लोग यूरोप पर इस क्रांति के प्रभावों को देखेंगे। नंबर 1, इसने यूरोप में राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। नंबर 2, इसने यूनान, पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया जैसे राष्ट्रों में निरंकुशवाद के विरुद्ध आंदोलन को बढ़ावा दिया। नंबर 3, इसने इटली और जर्मनी में संवैधानिक सुधारों एवं एकीकृत राष्ट्र के लिए चल रहे प्रयासों को तेज कर दिया। नंबर 4, इसने वियना कांग्रेस 1815 के उद्देश्यों को निर्मूल साबित कर दिया क्योंकि वियना कांग्रेस द्वारा गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना को दबाने का पूरी तरह से प्रयास किया गया था। नंबर 5, इसके बाद राजशाही एवं चर्च का प्रभाव कमजोर पड़ा अर्थात प्रतिक्रियावादी तत्व दुर्बल हुए। नंबर 6, यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए और शासन पर मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ा। नंबर 7, इसने यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया। आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फरवरी 1848 के फ्रांस के क्रांति को समझेंगे। कमेंट करके आप यह जरूर बतावें कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। लाइक करना न भूलें तथा अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुमूल्य समय देने के लिए तथा वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।